नमस्ते दर्शकों, मैं नंदिनी देशमुख, पद्मा शंकर वेलफेयर फाउंडेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ कार्यक्रमों की। इनमें आप मिलेंगे ऐसे कुछ हस्तियों से जिनके बिना कई बड़े रोगों से पूर्ण रूप से मुक्त होना असंभव है। आइए आज मिलते हैं कुछ फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से। सुशील गावंडे साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक पद्मा शंकर वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। रोल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस इन मेडिकल फील्ड यानी कि वैद्यकीय उपचारों में सह उपचारों का योगदान, इस विषय को लेके आज हम ये पैनल डिस्कशन आपके सामने लेके आ रहे हैं। एक मरीज को एक डॉक्टर ठीक करते हैं, डॉक्टर ध्यान में आते हैं, पर मरीज सिर्फ डॉक्टरों के प्रयास से ही ठीक नहीं होता है। वैद्यकीय उपचारों में टेक्नीशियंस हैं, सिस्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अटेंडेंट्स हैं और अलाइड हेल्थ साइंसेस जैसे कि फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशन थेरेपी है, ऐसे कई लोग हैं जो उपचारों के पीछे होते हैं। आज इस श्रृंखला में हमने 4 विशेषज्ञों को यहाँ बुलाया है जो फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी इन स्पेशलिटी से संबंधित है। फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी के बिना कई मेडिकल बीमारियों का उपचार जो है वो पूर्ण नहीं होता है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर सुधीर मंगरूड़कर जो एक जनरल फिजियोथेरेपिस्ट है। नमस्कार सर। हमारे साथ है डॉक्टर हीरा वाघमरे जी जो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। नमस्कार मैडम। हमारे साथ है डॉक्टर देवयानी ठाकरे जो एक कार्डियो फिजियोथेरेपिस्ट और ऑन्कोलॉजी फिजियोथेरेपिस्ट है। नमस्कार नमस्कार। और हमारे साथ है डॉक्टर चाणक्य पाटिल जो एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है। चाणक्य नमस्कार। अभी हम पैनल डिस्कशन से आगे बढ़ते हैं। तो पैनल डिस्कशन में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी स्पेशलिटी यानी ये क्या है। तो शुरुआत मैं सुधीर जी से करना चाहूँगा कि जनरल फिजियोथेरेपी का क्या मतलब होता है। जनरल फिजियोथेरेपी ये इसलिए कि पहले फिजियोथेरेपी डिप्लोमा कोर्सेस होता था जी। बाद में हमारे टाइम जैसे मेरी तीसरी बैच है जब डिग्री कोर्स हुआ ओके। तो ये प्रोफेशन ही इंडिया में 64 में आया है जी। तो उसको एक्सेप्टेंस आने के लिए या फैलने के लिए बहुत टाइम लगा जी। तो हमारे टाइम पे जैसे 10 ही लोगों की बैच होती थी जी। 10 में से 2 लड़कियां और 8 लड़के। तो इस हिसाब से क्या था कि फिजियोथेरेपी कई लोगों को मालूम ही नहीं था। जैसे हमने भी एडमिशन लेने के पहले हमें फिजियोथेरेपी मालूम जी जी जी। परंतु धीरे धीरे जैसे साल बढ़ते गए पोस्ट ग्रेजुएशन आया, अभी पीएचडी तक आ गया है जी। तो पहले तो सारी बीमारियों के बेस में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है ये सीखना पड़ता है। जी। जैसे फिजियोथेरेपी इन मेडिकल कंडीशंस, फिजियोथेरेपी इन सर्जिकल कंडीशंस, ट्रॉमा, स्पोर्ट्स, तो इस तरह से हमने सीखे तो सभी है पर अब जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो कोई रेफर करता है, कोई अपने आप आता है तो उसमें ज़्यादा करके बैक एक, शोल्डर स्टिफनेस, नेक पेन, गिरने के बाद इधर उधर से स्प्रेन स्ट्रेन ऐसे पेशेंट ज़्यादा रहते हैं। तो हम अपन समझते कि ये सब को अपन बोल सकते कि ये जनरल फिजियोथेरेपी। सो दर्शकों जैसे कि आपने सुना कि बैक एक है, नेक पेन है, बॉडी एक्स है, तो और जॉइंट स्टिफनेस है, ऐसे अनेक समस्याओं को जो है वो जनरल फिजियोथेरेपी में ठीक किया जाता है। अब जो है हम बढ़ते हैं डॉक्टर हीरा आपके तरफ कि ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी ये क्या स्पेशलिटी है। हाँ सर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या व्यवसाय उपचार चिकित्सा पद्धति ये एक वैद्यकीय सेवा का भाग है और ये एक स्पेशलाइजेशन है जिसमें हम मानसिक रोग, शारीरिक रोग या विकलांगता से ग्रस्त लोगों को रोज़मर्रा के जीवन के लिए और उनका जीवन सुलभ बनाने के लिए हेल्प करते हैं। जी जी। और ये इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम पेशेंट को सेल्फ हेल्प और उनके स्वावलंबी बनाने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम उन्हें थेरेपी देते हैं जिससे वो एक उद्देश्यपूर्ण जीवन और
सफलतापूर्वक जीवन और संतोषजनक जीवन जी सके। तो जैसे कि आपने कहा कि एक बेसिक लाइफ स्किल्स जो है लाइफ स्किल, हाँ। वो सिखाने का आप जो है एक प्रयत्न करते हैं ऑक्यूपेशन थेरेपी के अंतर्गत। देवयानी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कार्डियो फिजियोथेरेपी और आपका ऑन्को फिजियोथेरेपी, ये क्या स्पेशलिटी है? कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी यानी दिल और फेफड़ों से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसके लिए दिए जाने वाली फिजियोथेरेपी, जी, जैसे जी। हार्ट अटैक है, श्वसन क्रिया की जो दूसरी बीमारियां हैं वो है, और साथ में ऑन्को फिजियोथेरेपी का मतलब होता है कि कैंसर के रुग्णों के लिए दी जाने वाली फिजियोथेरेपी। जी। जब उनका दूसरा ट्रीटमेंट यानी मेडिकल या सर्जिकल मैनेजमेंट शुरू होता है तो जैसे आपने कहा ये अलाइड हेल्थ साइंसेज है। अलाइड का मतलब होता है कि साथ में होने वाला हेल्थ साइंस, तो ये इन सब चीज़ों के साथ में होने वाली चीज़ है। जी, तो जी। ये एक थेरेपी है जो कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देती है, स्पेशली हार्ट और श्वसन क्रिया और कैंसर। इससे रिलेटेड जो फिजियोथेरेपी होती है उसे हम कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी और ऑन्को फिजियोथेरेपी कहते हैं। दर्शकों, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि अभी हमने सुना कि कार्डियो फिजियोथेरेपी अलग होता है, ऑन्को फिजियोथेरेपी अलग होता है, ऑक्यूपेशन थेरेपी अलग होता है और जनरल फिजियोथेरेपी अलग होता है। वैसे ही हमारे साथ डॉक्टर चाणक्य है और उनकी स्पेशलिटी है न्यूरो फिजियोथेरेपी। तो चाणक्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये स्पेशलिटी क्या होती है, न्यूरो फिजियोथेरेपी? थैंक यू सर। जैसे न्यूरो फिजियोथेरेपी नाम ही सजेस्ट करता है कि न्यूरो मतलब न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें आता है हमारे मस्तिष्क, जिसमें आते हैं हमारे स्पाइन, ठीक है, और जिसमें आते हैं हमारे नस, जो नाखून तक, पूरे दिमाग से लेकर नाखून तक सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होता है। न्यूरो फिजियोथेरेपी का रोल जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में होता है जिनको मान के चलिए स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, पार्किंसन जैसे अगर कोई बीमारी है, छोटे बच्चों में अगर कहीं उनको पैरालिसिस हुआ है या वो गिर गए हैं जहाँ से उनके स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हुआ है, जिनके दोनों पैर काम नहीं कर रहे, कोई एक हाथ काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे काफ़ी न्यूरो रिलेटेड बीमारियाँ होती है जिनमें न्यूरो फिजियोथेरेपी का रोल बहुत अहम होता है। बहुत अच्छे। तो यानी न्यूरो का मतलब ब्रेन, यानी मस्तिष्क से संबंधित जो भी बीमारियां होती है उसको जो फिजियोथेरेपी करते हैं, जी हाँ। वो न्यूरो फिजियोथेरेपी करते हैं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि जहाँ पे इतनी कंपटीशन में अलग अलग फील्ड्स में लोग जाते हैं, इन लोगों ने अलग रास्ता चुना है, कोई कार्डियो फिजियोथेरेपी में, कोई न्यूरो फिजियोथेरेपी में, तो कोई ऑक्यूपेशन थेरेपी में गया। तो सुधीर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आपने निर्णय कैसे लिया, डिसीजन कैसे लिया कि आपने जनरल फिजियोथेरेपी में जाना है? जनरल वगैरह तो कुछ नहीं था। पहले फिजियोथेरेपी मतलब एमबीबीएस के लिए ट्राई करते हैं, वहाँ नहीं मिलते तो बाकी और चॉइस सोचते, तो उसमें जी। फिजियोथेरेपी एक चॉइस था। जी जी। और मैंने सिर्फ इतना सुना था कि कुछ एक्सरसाइज दे के भी इलाज होता है, तो उसके ज़्यादा अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जाने के बाद पहले 2 साल तो एमबीबीएस के साथ ही पढ़ना पड़ता है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। जी जी। तो टिश्यू का कल्चर, टिश्यू की प्रॉपर्टीज़, उनका फंक्शन, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी विकृति, ये सारी सीखनी पड़ती। फिर अपने पेशेंट में क्या क्या चीज़ दिखी, उसको अपन किस तरह से ठीक कर सकते, क्या अपन इसको प्रिवेंट कर सकते, क्या अपन मेंटेन कर सकते, क्या अपन और रिकवर कर सकते, और कहाँ तक इसकी सीमा है, ये अपने को सब समझना पड़ता है और वो आपको पेशेंट को समझाना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि कौन से साल में मैं 1972 बैच का फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जीएमसी से। आवर्स वाज 3rd बैच। अच्छा। उसके पहले डिप्लोमा ही होता था। ओके। तो डिप्लोमा होने से क्या था कि बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं होते थे। डिग्री होने से एटलीस्ट थोड़ा उसका वजन आ गया। अच्छा। अब तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी आ गया, पीएचडी तक आ गया है। जी जी जी। अभी हेल्थ यूनिवर्सिटी में सेपरेट फिजियोथेरेपी के लिए डिग्री कोर्सेज होते हैं और बहुत जगह पीएचडी करने का भी स्कोप है। अच्छा। तो नेचुरली ये इवोल्यूशन है पिछले 50 साल में। पिछले 50 तो साल। हमारे टाइम हम ही खुद इटसेल्फ स्पेशलिस्ट थे। हाँ जी, क्योंकि ये चीज़ें को कोई ध्यान ही नहीं देता। ध्यान ही नहीं देते। नहीं, जैसे कि आपने बताया 1972 में आपने फिजियोथेरेपी ज्वाइन किया, यानी मैं समझ सकता हूँ कि मेरे जन्म के 6 साल पहले आपने फिजियोथेरेपी ज्वाइन किया। और मुझे फिजियोथेरेपी ये शब्द का मतलब जो है, जब मैं 17 या 18 साल का था तब मेरे ध्यान में आया। तो ये फील्ड काफ़ी दिनों से कहने से ज़्यादा बोलना चाहूँगा, काफ़ी सालों से जो है हमारे इर्द गिर्द है, पर हमें इसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। हीरा मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कैसे डिसीजन लिया कि आपको एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बनना है? सर, मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कोर्स 1980
1984 में पास आउट किया, उस समय ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में किसी को कुछ भी ज़्यादा मालूमात नहीं थी। फिजियोथेरेपी भी लोगों को पता था, लेकिन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में कुछ पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। मुझे जब पता चला तब लगा कि ये इट इज़ डिफरेंट, तो मुझे लगा कि चलो कुछ अलग करते हैं। इस हिसाब से मैंने 1984 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से मेरा ग्रेजुएशन हुआ और मेरी डिग्री है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। उसके बाद मुझे तुरंत ही पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में गवर्नमेंट थाने मेंटल हॉस्पिटल में पोस्टिंग मिल गई। उसके बाद मैं नागपुर मेंटल हॉस्पिटल में मेरा ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद मैंने जनरल हॉस्पिटल भंडारा और गढ़चिरौली में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। ये कोर्स के बारे में एक बहुत उस समय ये था कि दिस इज़ अ वीज़ा टू यूएसए। बहुत सारे उधर बहुत डिमांड थी फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, एंड दे वर वेरी हाईली पेड। तो लोग ये कोर्स करके उधर जाने की कोशिश करते। पर हमें खुशी है कि आप यहाँ रुक गई हैं, क्योंकि भारत में कई मरीज हैं और उन सबको आपकी सेवाओं की बहुत बहुत ज़रूरत है। देवयानी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कैसे डिसाइड किया कि ये कार्डियो स्पेशलिटी करना चाहिए या ऑन्को स्पेशलिटी करना चाहिए? सर देखिए, जैसे सुधीर सर ने बताया कि पहले ये जो कोर्स था ये डिप्लोमा था, डिप्लोमा से डिग्री में कन्वर्ट हुआ, जो कि 2 साल प्लस 6 मंथ्स का इंटर्नशिप था। बाद में इसका स्कोप काफ़ी समझ में आया लोगों को। तो जब तक मैंने डिग्री कंप्लीट की मेरी 2008 में, तब तक ये कोर्स 4 साल का बेसलाइन कोर्स और 6 महीने का इंटर्नशिप, ये ग्रेजुएशन कोर्स हुआ था। तो इसका मतलब इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे, जिसमें जो MBBS के बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी ऐड हुए, फार्मा, मेडिसिन, सर्जरी, ये सब ऐड हुआ। साथ ही में हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं एक्सरसाइज और इलेक्ट्रो, ये भी ऐड हो गए। तो इसका मतलब इसमें स्कोप काफ़ी पेशेंट्स भी बढ़ने लग गए। अब जब हम कॉलेज में रहते थे, जब हम लोग को पेशेंट्स आते थे, तो इसमें सबसे ज़्यादा अस्थि रोग वाले पेशेंट, यानी हड्डियों का दुखना, फ्रैक्चर, ये पेशेंट आते थे। कुछ न्यूरो वाले पेशेंट्स आते थे, जैसे पैरालिसिस हो गया, इस तरीके के पेशेंट्स हमने काफ़ी देखे थे। बट हमारा जो फाइनल ईयर में कोर्स होता है, एक सब्जेक्ट होता है उसमें फिजियोथेरेपी एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी साइंसेज, ये फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट होता है, एक बुक होती है उसकी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि अगर इसके ऊपर एक बुक है और इसके पेशेंट्स की इंडिकेशंस इतनी सारी हैं, तो क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए। अच्छा। तो जब ये ग्रेजुएशन लेवल पे इसका इतना नॉलेज नहीं गेन हो पाया, तो एक और ज्ञान अर्जित करने की मेरी एक ये थी, इच्छा थी, तो इसलिए मैंने इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया। और मुझे इसकी सीट मिली और मैंने फिर इसका पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिसके अंदर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो मुझे ग्रेजुएशन लेवल पे उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाया था। ICU से लेके स्पेसिफिक हार्ट के मरीजों में जो फिजियोथेरेपी दी जाती है उसके लिए। साथ ही में उसके कुछ सालों बाद मैं रीजनल कैंसर हॉस्पिटल नागपुर से अटैच हुई, तो वहाँ मैंने पाया कि कार्डियो के पेशेंट्स तो है ही, क्योंकि उसमें कार्डियो हार्ट के ऊपर काफ़ी परिणाम होता है कुछ दवाइयों का। लेकिन कैंसर के जो रुग्ण होते हैं, इनकी दवाइयाँ, इनकी सर्जरीज बाकी जो जनरल सर्जरी होती है इससे अलग होती है, तो इनकी रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। जबकि इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑन्को रिहैबिलिटेशन का कोर्स एज सच इंडिया में है नहीं, तो इसके लिए मैंने बाहर से लिम्फेडिमा मैनेजमेंट और ऑन्कोलॉजी रिहैबिलिटेशन का स्पेशलाइज्ड कोर्स किया। और फिर तब से मैं इसमें हूँ। तो अभी कैंसर के रूप में भी बहुत बढ़ोतरी हो रही है, तो इसलिए इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, कार्डियो और ऑन्को रिहैबिलिटेशन। नहीं, बहुत अच्छा है। हमारे तरफ जो है कैंसर से पीड़ित कई रुग्ण हैं, और लिम्फेडेमा मैनेजमेंट थेरेपी मुझे नहीं लगता इवन मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी लोगों को मालूम है। तो इस प्रकार की फिजियोथेरेपी अवेलेबल है, हमारे शहर में अवेलेबल है, ये जानकर काफ़ी खुशी होती है। चाणक्य, मैं आपके तरफ आना चाहूँगा कि आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको न्यूरो फिजियोथेरेपी में जाना है। मैं ये इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी फिजियोथेरेपी जो होते हैं वो होम विजिट्स करके जो पैरालिसिस के मरीज होते हैं उनका फिजियोथेरेपी करते रहते हैं। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि न्यूरो फिजियोथेरेपी आपको स्पेशलाइजेशन करना है? थैंक यू सर। जब मैंने फिजियोथेरेपी फील्ड चूज़ किया, तब तक फिजियोथेरेपी करके एक फील्ड होता है, ये पहले से ही मुझे मालूम था कि हाँ इसमें कुछ कोर्स कर सकते हैं। और जैसे सबके घर वालों का रहता है कि हमारे घर में भी एक डॉक्टर चाहिए, तो रादर देन गोइंग टू अ मेडिकल फील्ड, मैंने सोचा कि क्यों ना एक अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर किया जाए, जिसके मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली और देखा कि इसमें मेडिकल रिलेटेड भी सारे सब्जेक्ट्स है, साथ में इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपी के अलग सब्जेक्ट्स है। कोर्स बड़ा था तो थोड़ा चैलेंजिंग भी था, बट समहाउ हमने उसे एक्सेप्ट किया और फिजियोथेरेपी जो है वो फील्ड एज अ करियर हमने चूज़ किया।
जब मैं मेरे 3rd ईयर में था तो हमें रहता है कि मेडिसिन, न्यूरो मेडिसिन करके एक सब्जेक्ट रहता है जिसमें पूरा मस्तिष्क के बारे में सब पता चलता है। तो वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ था कि कैसे दिमाग काम करता है। अभी तक हमें पूरे दिमाग के बारे में सारी चीज़ें पता नहीं चली, अभी भी रिसर्च चालू है। तो वो एक चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ इसमें कुछ आगे हम कर सकते हैं। और मेरे बहुत करीबी थे जिनको पार्किंसन नाम का एक बीमारी थी, जिनसे वो ग्रसित थे और वो फिजियोथेरेपी ले रहे थे। तो उनमें मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखे कि फिजियोथेरेपी के वजह से और साथ में जो मेडिसिन वो ले रहे, इनका कॉम्बिनेशन जो हो रहा था, तो मुझे वो साइमल्टेनियसली बहुत अच्छा लगा कि हाँ इसमें कुछ कर सकते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो चेंज हुई। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं शायद न्यूरो फिजियोथेरेपी में कुछ कर सकता हूँ। मैंने उसके बारे में बहुत जानकारी ली कि आगे क्या रहता है, स्पेशलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें रहता है। और डेफिनेटली जब मैंने स्पेशलाइजेशन किया अपना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ कि न्यूरो में सिर्फ स्ट्रोक या पार्किंसन जैसे बीमारियां नहीं रहती है। न्यूरो फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जो हम जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो हम उसके दूसरे या तीसरे दिन से भी ट्रीटमेंट चालू करते हैं आईसीयू में। और साथ में उनका चलना, छोटे बच्चों पे भी न्यूरो फिजियोथेरेपी काम में आता है और बड़ों में भी अकॉर्डिंग टू द डिसीज। ये बहुत अच्छे, यानी आपकी इच्छा थी इस फील्ड में आने की और आप इस फील्ड में आए। जब हमें कोई फील्ड पसंद आती है और अगर हम उसमें रहें तो हम काफ़ी अच्छा करते हैं। तो अभी हम दर्शकों के लिए बहुत से ऐसे चीज़ें सिंपल कर देते हैं क्योंकि दर्शकों को ये सभी समझना बहुत मुश्किल जाता है। तो मेरा सवाल सुधीर जी से है कि ऐसी कौन सी समस्याएं होने के बाद उन्होंने जनरल फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए? स्पेसिफिकली बदन में कहीं भी दर्द है जी, वो किस कारण हुआ है जी, वो सहते रहना है या उससे निजात पाना है, ऐसे लोगों ने तो पहले फिजियोथेरेपिस्ट को कांटेक्ट करना। जी जी जी। आमतौर पे बैक एक, नेक पेन, शोल्डर स्टिफनेस, जॉइंट पेन्स, पेन इन हील, अच्छा, इस तरह से कंप्लेंट रहती। जो लोग अपने आप ठीक नहीं हो जाएंगे करके निकालते रहते, ज़्यादा करके पेन किलर खाते हैं, कुछ दिन ठीक लगता है, फिर वापस तकलीफ होती है। जी जी जी। तो उसकी बेसिक इलाज नहीं होता, वो बीमारी जाती नहीं। अच्छा, तो कुछ थेरेपीज ऐसी जैसे हॉट एंड कोल्ड कॉन्ट्रास्ट बात है, अल्ट्रासाउंड है, डीप वेव शॉर्ट वेव डायथर्मी है, माइक्रो डायथर्मी है, तो जो टिश्यू के पेनिट्रेशन करके उसको इलाज होता है। तो उससे काफ़ी क्योर भी हो जाते हैं, कई 10-15 साल के लिए तो आराम पड़ जाता है। आराम पड़ जाता है। यानी बदन में अगर कहीं पे भी दर्द है, जॉइंट्स में कहीं पे भी दर्द है और न ठीक होने वाले जो है मस्कुलोस्केलेटल मसल्स और बोन्स के कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए जनरल फिजियोथेरेपी के पास जा सकते हैं। हीरा मैडम, हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसी कौन सी समस्याएं होने के बाद उन्होंने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? सर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम कोई भी ऑक्यूपेशन को डेवलप करते हैं, रिकवर करते हैं और मेंटेन करते हैं। अब डेवलप हम छोटे बच्चों में करते हैं, रिकवर हम चोट या ट्रॉमा, स्पाइनल इंजरीज में करते हैं और मेंटेन हम ओल्ड एज या फिर लंबी बीमारी में करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मैं ये देना चाहूँगी कि डेवलप हम छोटे बच्चों में करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही थोड़े से असक्षम होते हैं, जैसे गर्दन संभालना, खड़े रहना, चलना, क्रॉलिंग, ऐसे उनके जो माइलस्टोन्स है वो तय नहीं कर पाते। यानी सेरेब्रल पाल्सी आप बोलना चाहते तो हैं? इसमें अपन डिलेड माइलस्टोन के बच्चे हैं, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं। और उसके बाद बच्चों का ऑक्यूपेशन होता है कि नहाना, धोना, खाना, खेलना, स्कूल जाना, होमवर्क करना। तो कुछ बच्चों में ये सब कार्य करने में कठिनाई होती है, दिक्कत होती है। तो ऐसे बच्चों को हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, स्वमग्न यानी ऑटिज्म वाले बच्चे। जी जी। तो इन लोगों को ये थेरेपी दी जाती है। दूसरा है रिकवर। रिकवर हम कब करते हैं? जब चोट लगना, ट्रॉमा, जैसे ब्रेन इंजरीज है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज है, लकवा हो गया या फिर हैंड इंजरी हो गई, एम्पुटेशन हो गया, स्ट्रोक, जी जी, ऐसे पेशेंट में, उसके बाद बर्न इंजरीज है, ऐसे पेशेंट में हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं। और पैरा ओलंपिक्स में जो खिलाड़ी खेलते हैं तो ये एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एक बेस्ट उदाहरण है। उनका ओटी का बहुत बड़ा रोल इसमें है। अच्छा। और बाद में हम मेंटेन करते हैं। तो मेंटेन हम लंबी बीमारी
और ओल्ड एज में करते हैं। तो लंबी बीमारी में मेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसे पेशेंट में जैसे सिजोफ्रेनिया है और डिप्रेशन है, तो ऐसे पेशेंट में उनका रोज़मर्रा के काम करने के बारे में वो बहुत उदासीन हो जाते हैं। वो नहाते नहीं है, काम पर जाते नहीं है, सोए पड़े रहते। तो ऐसे पेशेंट को मोटिवेशन दे के, छोटे छोटे टास्क दे के उनका हौसला बढ़ाया जाता है। और ओल्ड एज में पेशेंट की मसल वीकनेस हो जाती है, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, जिससे उनको रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत होती है, जैसे चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ज़्यादा देर तक खड़े रहना, वॉकिंग करने में, और खाना बनाना, खाना खाना। तो ऐसे पेशेंट को हम स्पेसिफिक व्यायाम देकर और उनको वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स बताकर और असिस्टिव डिवाइसेस के द्वारा हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब असिस्टिव डिवाइसेस में वॉकिंग स्टिक्स है, व्हील चेयर है, बहुत सारे स्प्लिंट्स एंड ब्रेसेस हैं। तो ऐसे सब इसके द्वारा हम ऑक्यूपेशन थेरेपी बहुत अच्छा बताया। यानी ऑक्यूपेशन थेरेपी का इतना ज़्यादा रोल है। जैसे कि दर्शकों आपने सुना है कि जो बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी है, स्वमग्न यानी ऑटिस्टिक बच्चे हैं, मतिमंद यानी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं, या लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको हम अध्ययन अक्षमता के बच्चे, उसमें भी ऑक्यूपेशन थेरेपी का रोल है। मैडम ने जैसे कि बताया कि मस्तिष्क की बीमारियों की वजह से जो डिसेबिलिटी आती है ठीक करने में भी जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल है। उसके साथ काफ़ी मानसिक बीमारियों के कारण कुछ लोग बेसिक लाइफ स्किल्स जो है रोज़मर्रा के जो काम करते हैं उसमें वो कर नहीं पाते हैं, तो उनको मदद करके उनके कार्यों में जो है बढ़ोतरी लाना, ये भी काम ऑक्यूपेशन थेरेपी करता है। इसके साथ काफ़ी क्रचेस है और असिस्टेड डिवाइसेस है, वो भी डेवलप करने में और रुग्णों को, मरीजों को उसके साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं।